क्या होता है? जब हम विशेषण की परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा हमें बताती है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, अब वो विशेषता क्या, उसके गुण या दोष को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब इसको देखो यहाँ समझना, ऐसे रट्टू तोता की तरह आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, अभी आपको समझना है ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। हमने जब ये कहा कि जो शब्द यानी कोई अलग शब्द है, किससे अलग है, संज्ञा और सर्वनाम से अलग है, तो वे शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम की, अब संज्ञा या सर्वनाम का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी इनके स्थान पर यानी इनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द रहेंगे उनको हम विशेषण कहते हैं। अब आगे एक पॉइंट और दिया है, तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिभाषाएं आपकी कहती रहती हैं, ऐसे हम लोगों को किताबें जो बोलती हैं या प्रश्न हमारे जो आते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भांग पी के प्रश्न बना देते हैं। ऐसे मान लो कुछ भी ऐसे बना दिया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें विशेष्य कौन है, मोहन है, पढ़ता है। तो मैं कई बार ऐसे देखती हूँ कि अब इनको क्या ही कहा जाए, ऐसे लोग ऐसे प्रश्नों पर मैं कहती हूँ कि भांग पी के बना दिया। अरे आपको ये तो समझना है कि विशेष्य असल में होता क्या है, किसे हम कहते हैं विशेष्य, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ मैं आपको प्रश्न मतलब वाक्य लिखवाऊंगी, तो लिखिए यहाँ पर वाक्य। जैसे हमने वाक्य लिया कि संदीप अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। एक वाक्य और लिखेंगे, भला आदमी सब जगह सम्मान पाता है। संदीप अच्छा खिलाड़ी है, भला आदमी सब जगह सम्मान पाता है। अब देखो आपकी परीक्षा में यहाँ कैसे प्रश्न आएगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम, तो सर्वनाम में हमने देखा था कि वाक्य में पूछा इसमें कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद में से बताइए, तो हमने वहां सर्वनाम बताया। अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, वाक्य होगा और वाक्य में पूछेगा कि इसमें विशेषण बताइए कि विशेषण कौन सा है, और विशेषण के साथ ही जो हमने दूसरा नाम सीखा है विशेष्य, उसके बारे में पूछेगा कि विशेष्य बताइए। तो हम कैसे पहचानते हैं, तो हमें जो परिभाषा ने कहा है, परिभाषा ने कहा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ऊपर वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इसमें संज्ञा कितनी दिखाई दे रही है, तो पहले तो संज्ञा खोजो, बताओ कौन कौन सी है। एक संज्ञा क्या है, संदीप, और दूसरी संज्ञा खिलाड़ी। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे संज्ञा के भेद ही पूछूं तो आप बता देंगे संदीप क्या है, व्यक्तिवाचक है, और खिलाड़ी क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारी संज्ञा है। अब परिभाषा ने कहा कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला, और विशेषता में भी हमें थोड़ी सी हिंट दे दी, गुण या दोष। तो अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अच्छा जो कहा गया है वो खिलाड़ी अच्छा है कि संजय अच्छा है, वो खिलाड़ी अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या वो खिलाड़ी है कौन, तो तब वो आता है हमारा संदीप, ठीक है। तो यानी जो विशेषता बताई जा रही है पहली, वो किसकी विशेषता है, खिलाड़ी की। अगर मान लो हम इसी वाक्य को, इसे मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारा जो विशेषता बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है। अगर हम ऐसे वाक्य लिख दें, इसी संदीप की बात कर रहे हैं हम, संदीप कमजोर छात्र है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बात की कि संदीप कैसा है, कमजोर छात्र है। तो अब हम फिर से इसी संदीप के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये संदीप बाद में है, पहले हम जो विशेषता बता रहे हैं वो छात्र की बता रहे हैं कि वो छात्र कैसा है, कमजोर है, खिलाड़ी कैसा है, अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है कि वो छात्र या वो खिलाड़ी कौन है, संदीप है, ठीक है। इतना अंतर आप समझ पा रहे हो ना। बस यही अंतर अगर आप लोगों ने वाक्य में समझ लिया तो आपको विशेषण और विशेष्य का जोड़ा समझ में आ जाएगा। अब हमने जब ये कहा कि हमको यहाँ पे एक बात तो पता चल गई कि कमजोर और अच्छा ये हमारे क्या हैं, विशेषण हैं, तो ये हमारे विशेषण हैं, तो दोनों ये विशेषण हो गए। अब जब हमने विशेष्य की परिभाषा पढ़ी तो उसने क्या कहा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य। तो अब बताइए कि हमें पता चल गया कि इसमें जो विशेषता बताई गई है वो खिलाड़ी और छात्र की बताई गई है, तो हमारा विशेष्य कौन होगा, खिलाड़ी और छात्र। तो यानी ये हमारा विशेष्य बनता है।
और ये विशेष से बनेगा। तो अब अगर हम देखें तो संदीप यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ कभी कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि द्वितीय विशेष्य कौन है। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको कि प्रथम विशेष है या द्वितीय विशेष है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ऐसा प्रश्न रखा गया है मॉक टेस्ट में। अब ये मुझे नहीं पता कि ये किसी परीक्षा में आया हुआ था तब रखा गया है या किसी ने अपना दिमाग लगा के रखा है। तो अगर ऐसे इन दोनों प्रश्न जैसे ऊपर हैं और उसमें आ जाए कि दिए गए वाक्य में द्वितीय विशेष्य बताइए कौन है, तो फिर आपका क्या होगा, संदीप होगा, क्योंकि हमें पता है पहला विशेष्य जो है वो खिलाड़ी और छात्र आ रहा है, और वो खिलाड़ी और छात्र कौन है, संदीप है। तो अगर कभी भविष्य में ऐसा कोई प्रश्न आए तो घबराना नहीं है, अपना दिमाग लगा के ऐसे प्रश्न को हल कर देना है। तो हमको पता, अच्छा एक ऐसे आ सकता है प्रश्न कि इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी विशेष्य को गिनती मत करना ऐसे कि पहले खिलाड़ी एक तो ये हो गया और फिर संदीप हो गया, ऐसे नहीं चलता है, जोड़े के साथ चलता है जिसकी विशेषता है, यानी खिलाड़ी ही कैसा है, अच्छा है। अगर हम ऐसे करें इसको, इस वाक्य को, तो इसमें एक विशेषण है और एक ही विशेष्य है दोनों में। लेकिन अगर हम इसमें ये संख्या, और ये प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, कोई भी वाक्य दिया होगा कहेगा कितने विशेषण विशेष्य हैं, ये आपको चुनना होता है। अगर इसको ऐसे कर दिया कि संदीप अच्छा एवं ईमानदार खिलाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण कितने हो गए, 2, क्योंकि खिलाड़ी की ही विशेषता बताई जा रही है कि खिलाड़ी कैसा है, ईमानदार है, और खिलाड़ी कैसा है, अच्छा है। वहां संदीप ईमानदार है या नहीं ये नहीं बताया जा रहा, बस खिलाड़ी के बारे में बोला जा रहा है। तो इसलिए हमारा एक विशेष्य और फिर 2 विशेषण हो जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब नीचे वाला देखो, भला आदमी सब जगह सम्मान पाता है। इस वाक्य में आपको अगर खोजना है विशेषण तो कैसे खोजेंगे, हम देख रहे हैं कि भला जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की। तो अब ये आदमी हमारा क्या कहलाएगा, विशेष्य, और ये क्या हो जाएगा, विशेषण। उतार लो और इसको लिख लो, ये पॉइंट समझ में आ गया ना। तो इसमें एक पॉइंट और अपने दिमाग में थोड़ा सा रखो, 90%, ठीक है, 90% केसों में, या इसे थोड़ा सा ऐसा करो कि जब आपको परीक्षा में देखने को मिलता है ना तो 80 रखो इसे, 80% केसों में आपको जब भी मिलेगा विशेष्य से पहले विशेषण मिलेगा, यानी विशेषण विशेष्य का जोड़ा जब भी मिलेगा वो साथ मिलेगा, पहले विशेषण और फिर विशेष्य। जैसे यहाँ पे अच्छा खिलाड़ी, कमजोर छात्र, भला आदमी, 80%। और 20% में ये थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। और कैसे बदलता है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, अंत में। अभी जो आपको विशेषण सीखना है वो पहले इसी लॉजिक पे आप सीखे, ठीक है। ये मैं आपको कब बताऊंगी, जब हमारा स्थान के आधार पर हम विशेषण पढ़ेंगे, वहां बताऊंगी कि कैसे बदलता है, ठीक है। अभी पहले जो परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है हम उस पर फोकस करेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना। तो विशेषण विशेष्य का, अब वहीं पे अगर आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हो, जब अंग्रेजी भाषा में विशेषण को किस नाम से पढ़ते हो, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में आपने एक रूल ये जाना होगा कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का होना आवश्यक होता है। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं होता तो वहां त्रुटि हो जाती है, या आपने पढ़ाई होगा इंग्लिश पढ़ते समय। तो जो अंग्रेजी है उसने इसको 100% रखा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब वही पॉइंट जब हम हिंदी में लेकर आते हैं तो हमारी बोलचाल के आधार पर ये 80% रह गया है। जो हमने कहा है कि विशेषण अपने पीछे जो लेकर आ रहा है, किसको लेकर आ रहा है, संज्ञा को लेकर आ रहा है, जिसको हमने नाम भी दिया है विशेष्य, ठीक है। तो इसी 80% पर पहले बात करेंगे, और 20% वाला जो आता है वो किस स्थिति में होता है, किस कारण से होता है, तो उसको हम स्थान के आधार पर विशेषण के नाम में पढ़ेंगे। तो अभी चलो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो आधार की हम बात करेंगे, विशेषण को वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग तरीके से आता है। हम इसको 4 भागों में बांट लेते हैं, मतलब 4 आधारों पे अलग अलग बांट लेते हैं। एक आधार आता है प्रयोग के आधार पर। ध्यान रखना ये जो प्रयोग है यही व्यवहार कहलाता है, यही व्याकरण कहलाता है, ठीक है, या यही आपका रूप के आधार पर, सॉरी रूप के नहीं, व्याकरण और व्यवहार और प्रयोग, और एक और नाम दिया था शायद, उसका कौन सा दिया था शुरुआत में जब हमने व्याकरण उसमें पढ़ा था, विकारी पद में। चलो देख लेना, मेरे दिमाग से हट रहा है। तो तीनों में से कोई सा भी नाम हो सकता है। तो प्रयोग का मतलब ये आपका होता है व्याकरण में आने वाला। अब इसके आधार पर ये होता है हमारा 4 प्रकार का, ठीक है, संख्या बदलेगी। स्थान के आधार पर होता है ये 2 प्रकार का, ठीक है। तुलना के आधार पर होता है ये 3 प्रकार का, और रूप परिवर्तन के आधार पर होता है ये 2 प्रकार का। अब इसकी संख्या आपकी 4 प्रकार की आ गई, एक बार 4 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, और एक बार 3 आ रहा है। फिर से आपका यही प्रश्न होगा कि मैम अगर ऐसे प्रश्न आ गया कि विशेषण कितने प्रकार का होता है तो हम क्या लगाएंगे, तो 4 लगाना है। आपको पता है, मैंने बता दिया, हमेशा जो है व्याकरण वाला लगाएंगे, है ना। चलो, और ये व्याकरण वाला ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न जो है यहाँ से ज्यादा आते हैं। बाकी जो है यदा कदा आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी देखेंगे, एक बार पढ़ के सब कुछ याद हो जाएगा। मेन जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है इस चार्ट पर। यही चार्ट है हमारा जो हमारा विशेषण के अंदर आता है।
तो अभी इसको समझ लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है। देखो, जब हम इसको 4 प्रकार में बांटते हैं तो पहला आता है गुणवाचक, दूसरा आता है संख्यावाचक, तीसरा आता है परिमाणवाचक और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। किसी परिभाषा के पीछे आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं होती। शब्द के जो दिया हुआ है, शब्द का अर्थ समझिए और अर्थ से परिभाषा आपके दिमाग में निकलती है। ये कह रहा है गुणवाचक, तो मतलब जो विशेषण किसी संज्ञा के गुणों का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक। अब हम ये जान लेंगे, जब इसमें अंदर पढ़ेंगे तो हम ये जान लेंगे कि कौन कौन से गुण के बारे में वो बात करता है। फिर हम चलेंगे संख्यावाचक पे, तो यानी जो विशेषण उस संज्ञा की संख्या बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? संख्या। अब वो संख्या बताए या संख्या ना बताए, वो सारे प्रकार किसके अंदर आएंगे? संख्यावाचक के अंदर। तीसरा आता है परिमाण। जब हम परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तो यानी जो विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा की मात्रा का बोध कराएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। अब वो मात्रा के बारे में बताए या मात्रा के बारे में नहीं बताए तो वो किस में आ जाएगा? परिमाण में आ जाएगा। और फिर आगे लिखा है सार्वनामिक विशेषण, तो जो विशेषण सर्वनाम होते हैं, ठीक है, या ऐसे कहें कि जब सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो चारों हमें याद हो गए। अब हम इनके उदाहरण देखते हुए इनको समझ लेंगे। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपके आएंगे, जैसे हम देखते हैं, तो वो प्रश्न आपके संख्यावाचक से आते हैं। अब संख्यावाचक को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, तो संख्यावाचक को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित यानी जो संख्या का निश्चित रूप बताएगा, और अनिश्चित मतलब जो निश्चित संख्या नहीं बताएगा। तो हमें यहीं पे ही पता चल गया। फिर ये जो निश्चित संख्यावाचक है ये 5 प्रकार का होता है: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो इनके फिर जितना मैंने इसमें रेखांकित किया ना, इसी से इनको समझना होता है। गणना का मतलब गिनती, ठीक है। तो जो संज्ञा, जो विशेषण संज्ञा की गिनती को बताते हैं, और जब हम किसी चीज की गिनती करते हैं तो कैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो जो गिनती को बताएगा वो क्या कहलाएगा? गणनावाचक। क्रम, जो उनके क्रम को बताएगा, ठीक है। और किसी भी क्रम को हम कैसे निर्धारित करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। तो जो क्रम को बताएगा वो क्रमवाचक कहलाएगा। फिर आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। जिस संख्या से हमें पता चलेगा कि यहाँ दोहराव आ रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी? आवृत्तिवाचक। समुदाय, समुदाय का मतलब समूह, तो जो समूह का बोध कराती हुई संख्या होगी। अब समूह का बोध कराने वाली संख्या क्या होगी? 1 से आगे होते ही 2 से शुरू हो जाएगी, लेकिन 2 में भी कैसे? 2 का भी बहुवचन रूप। अब वो कैसे, तो आगे हम उदाहरण देखेंगे। तो यानी ये पूरे समूह की संख्या का बोध कराएगा। और प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक का मतलब है चाहे वो पूरा समूह हो या कैसा भी हो, वो पूरे को एक बना देगा। तो वो जो एक बनाएगा वो प्रत्येकवाचक, यानी ये हमेशा एक ही दिखाएगा। अब इन्हीं को हम समझेंगे एक एक करके कैसे। ये 5 पॉइंट ही हैं आपके, जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं, और ये 5 पॉइंट आपके 5 सेकंड के ही हैं जब आप उदाहरण से इसको समझेंगे। फिर उसके बाद एक गणनावाचक आता है। गणनावाचक आपका 2 प्रकार का हो जाता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब बना है पूर्ण से, तो पूर्ण यानी जो पूर्ण संख्या है, और अपूर्णांक यानी अपूर्ण संख्या है। तो अब इन्हीं को हम आगे देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं तो इसी का विस्तार से शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण हमारा क्या है? तो देखिए परिभाषा क्या कहती है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, मेरे साथ बोलो, आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध, काल, काल का मतलब समय, आदि का बोध कराते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक। अब कैसे आते हैं, तो चलो यहाँ पे उदाहरण देकर लिखिए किस तरह के शब्द होंगे। लिखिए इसमें, जैसे जैसे में लिखिए कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे सुंदर, जैसे सुंदर, अच्छा, कॉमा लगाते रहिएगा हर शब्द के बीच में, ठीक है। सुंदर, अच्छा, पीला, लाल। अब देखो जो ये पीला और लाल है ये क्या बता रहा है? उसके रंग को बता रहा है, ठीक है। आगे लिखो, चौड़ा, पतला, चौड़ा, पतला। ये किसको बता रहा है? आकृति को बता रहा है, ठीक है। आगे लिखिए, नवीन, नवीन, पुराना, नवीन,
जिसे नया भी कह देते हैं, नवीन, पुराना, ये किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। ठीक है, कॉमा लगा के लिखिए। उत्तरी, उत्तरी उत्तर दिशा से बना है, उत्तरी, उत्तर लिखकर ई की मात्रा लगा लो, बड़ी ई की मात्रा। दक्षिणी, दक्षिण लिखकर ई की मात्रा लगा लो। उत्तरी दक्षिणी, ये दिशा को बता रहा है। ठीक है, गीला सूखा, गीला सूखा, ये दशा को बता रहा है, दशा कैसी है। ठीक है, खुशबूदार, खुशबूदार, ये गंध को बता रहा है। ठीक है, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, ये स्वाद को बता रहा है। मुलायम, कठोर, खट्टा मीठा, मीठा में बड़ी ई की मात्रा होती है, मीठा नहीं होता, मीठा, बड़ी ई की मात्रा लिखो ना। मुलायम, कठोर, ये स्पर्श का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस तरह से आते हैं। आदि, आदि लिख लो, आदि। उदाहरण लिखेंगे, जैसे हमने कहा वह बहुत पतला लड़का है, वह बहुत पतला लड़का है। दूसरा, बाग में लाल रंग का फूल खिला है। वह बहुत पतला लड़का है, बाग में लाल रंग का फूल खिला है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा विशेषण है वो क्या है, यहाँ पतला। अब ये पतला, इसका जो विशेष्य है वो क्या है, लड़का। तो ये जो हमने यहाँ पे बताया, ये उसका क्या हम बता रहे हैं, यानी उसका साइज कैसा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, आकृति को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण, और ये लड़का यहाँ क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो आपको ये पूरा लिखना है ताकि आगे जब आप दोहराएंगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि क्या है। ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य दिया है, बाग में लाल रंग का फूल खिला है। तो हम यहाँ देख रहे हैं रंग के बारे में बताया जा रहा है, कैसा रंग, लाल। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और रंग हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अगर मान लो आप ये कहेंगे कि मैम अगर ये ऐसे लिखा हो बाग में लाल फूल खिला है, तो ठीक है, फिर आप फूल हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि उस समय फिर फूल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पर अभी वाक्य में हमारा लाल रंग दिया है, तो इस समय इसका जो विशेष्य है वो रंग होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। लिख लिया ये, चलो। अब ये जो आपका गुणवाचक विशेषण होता है, इसके कई सारे भेद होते हैं। अब ये जो भेद हैं ये किस आधार पर हैं, तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं आप लोगों को अगर इसके भेद ना पढ़ाऊं, ठीक है, ना बताऊं आगे, और अगर कभी भेद के बारे में आ जाए तो आप ये कहेंगे कि अरे मैम ने तो पढ़ाया नहीं है। ऐसी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि अगर हम चाहें तो इन्हीं के अलग अलग कह के इनमें उदाहरण लिखते हुए हम इसको और बड़ा बहुत ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। लेकिन जब बात समझने वाली आ गई तो हमको उतने से ही पता चल गया कि इसके गुणवाचक के जो भेद बनेंगे वो किस पर बनेंगे, हमने जो लिखा है कि आकृति, दशा, दिशा या रंग या उसका गंध, उसका स्पर्श, इन्हीं आधारों पर ये क्या है, हमारे भेद बने हुए हैं। तो अब ये इन भेद को लेकर भी मैंने इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखी हैं, क्योंकि इन भेद को लेकर भी किताबों में तमाम में विवाद पड़ा रहता है। पर हम उस विवाद के पीछे नहीं जा रहे, हम सीधी ये बात देख रहे हैं कि जब हमने परीक्षा में देखा, अपनी बुक में देखा कि 4 प्रकार के हमारे विशेषण हैं। एक संख्या को बताने वाला है, तो जिसमें संख्या बताई जाएगी तो वो संख्यावाचक। एक मात्रा को बताने वाला है, तो जिसमें मात्राएं बताई जाएंगी वो परिमाणवाचक। और एक वो सर्वनाम है जो विशेषण का स्थान ग्रहण करता है, तो वो सार्वनामिक। अब इन तीनों को छोड़कर जो भी कुछ बचेगा वो तो हमारा गुणवाचक में ही आना है ना, कोई और तो है ही नहीं है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कभी कोई भेद आ जाए आपके सामने तो आप इन तीनों को निकालें, जो कुछ बचा वो किस में रहेगा, गुणवाचक में। तो इसलिए घबराना नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कुछ उदाहरण समझ लो। यहाँ जैसे हमने दिया रंग बोधक,
ये जो बोधक या वाचक शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है का बोध कराने वाला या का अर्थ देने वाला। तो हमें पता चल गया, तो नाम रख लो इसका ऐसे ही कि रंग बोधक, यानी जो विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा के रंग का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, रंग बोधक। तो इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने रंग के बारे में दे दिया। इसी तरह से काल बोधक, जो समय का बोध कराएंगे। अब इनमें नाम दिए हैं आपके सामने, जैसे पुराना, प्राचीन, नया, क्षणिक, क्षण भंगुर, आधुनिक, ये सब क्या है, ये सब नाम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, विशेषण के अंदर आप जितने भी शब्द पढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये अब आपके विशेषण हैं, इनको यहीं पे याद रखिएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी, उसमें काफी सारे उदाहरण दिए थे, तो वो वहां पे पढ़ना था कि ये सब हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ना है कि ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। अब जैसे दिया है स्वाद का बोध कराने वाले, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा। ठीक है, गुण का बोध कराने वाले, सुंदर, भला, अच्छा, सीधा, ईमानदार, ये गुण को बता रहा है। अवस्था का बोध कराने वाले, अवस्था जिसे मैंने दशा कहा है, ठीक है, जैसे गीला, सूखा, तगड़ा, मजबूत, रोगी आदि। दोष का बोध कराने वाले, यानी दोष मतलब अवगुण हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे पापी, बेईमान। अब अगर मान लो हम ये देखें कि जैसे हमने गुण की बात कही कि बेईमान होना ये भी तो एक तरह से गुण ही है, पर क्योंकि हम इसको नकारात्मक मानते हैं तो हम इसको अवगुण कह देते हैं, दोष कह देते हैं। ठीक है, तो इतना ही अंतर आपको यहाँ पे समझना है। फिर आता आकार को बताने वाले, तो जैसे लंबा, पतला, मोटा, छोटा आदि। स्थान का बोध कराने वाले, जैसे बाहरी, भीतरी, बनारसी, जयपुरी, विदेशी। ध्यान देना, इसको लेकर कुछ लोग ना बहुत ज्यादा गलत पढ़ाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अकल नहीं लगाते, जरा सी भी थोड़ी सी कुछ भी नया बनाने के लिए बना देते हैं। हमने जब पढ़ा गुणवाचक, तो गुणवाचक में स्थान का बोध कराने वाले, जैसे हमने कहा कोई व्यक्ति, अब ये बाहरी किससे बना है, बाहर शब्द से बना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम दीवार की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस दीवार पे पेंट कर देना, तो आपने पूछा कहाँ, तो मैं कहती हूँ बाहरी तरफ या बाहरी दीवार पर पेंट कर देना। तो मैंने दीवार की क्या बताई है, दीवार का स्थान ही तो बताया। तो वही स्थान को बताने वाला तो हमारा गुणवाचक में ही आ रहा है, क्योंकि गुणवाचक ही स्थान को बता रहा है। वहीं पे कहा अगर भीतरी, तो भीतरी तरफ आ गया, तो यह उसकी विशेषता बता रहा है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे बाहरी और भीतरी लिया, ये स्थान को बता रहे हैं, उसी तरह से अगर हम कहें कि जयपुरी, अब जयपुरी रजाई सुना होगा आपने, और जयपुरी बहुत सारे आती हैं चीजें, साड़ी भी आती है ना, जैसे मान लो बनारसी साड़ी होती है। तो अब ये क्या है कि बनारसी साड़ी का मतलब क्या है, बनारस में पाई जाने वाली साड़ी ही की तो बात कर रहे हैं हम, उस स्थान की बात करें कि ये साड़ी इसी स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्थान का बोध कराने वाला, तो ये भी तो क्या हो गया, स्थान बोधक ही हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने प्रश्न बनाया, इसको व्यक्तिवाचक दिया, व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे करके। तो कभी इस छलावे में मत पड़ना। अगर विकल्प में मान लो 4 हो, अगर विकल्प में ऐसे दिया हो कि जैसे गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे, तो कभी भी गलती से व्यक्तिवाचक विशेषण मत लगाया ना, उसका गुणवाचक ही रहेगा। ठीक है, हाँ अगर गुणवाचक के अंदर भेद आएंगे तो आपको स्थानवाचक ही चुनना पड़ेगा, यानी स्थान बोधक। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना। कुछ लोगों ने ये बनाया था, प्रश्न आया था आपकी परीक्षा में, बाद में आयोग ने विकल्प ही नहीं दिया सही ढंग से, तो उस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था। अब हमारे समाज की एक सबसे बड़ी जो मतलब कहें ना कि बुरी चीज है, वो ये है कि जिन प्रश्नों को आयोग कैंसिल कर देता है कि ये कैंसिल हो गए, उनको भी वो किताबों में रख के और नए नए टॉपिक बना के व्याख्या देकर सबको आगे तक रख देते हैं। मतलब ये नहीं करते कि आयोग ने बाद में कैंसिल कर दिया तो हटाओ, इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा, पर वो रखते हैं। इसी वजह से हमारे बच्चे थोड़े सस्पेंस में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बनारसी, जयपुरी या विदेशी या किसी भी जगह का नाम दिया हो, जैसे अलीगढ़ी ताला बोला जाता है, ठीक है, तो स्थान का नाम देके जो दिया जाएगा वो गुणवाचक ही होगा, और गुणवाचक का कौन सा भेद होगा, स्थान बोधक। ठीक है, जैसे दिशा बोधक में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, निचला, उपला, ऊपरी, सॉरी उपला नहीं ऊपरी। ठीक है, अब इसमें दाया, बाया, ठीक है, वो सारा आ जाएगा। भाव बोधक, भाव भी आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं वीर, डरपोक, कायर, साहसी, ठीक है, हिम्मती कह देते हैं इस तरह से। स्पर्श बोधक में मुलायम, ठंडा, गर्म, खुरदरा आदि, ये सब आ गया। चलो अब इसके बाद ये पॉइंट समझ गए ना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं संख्यावाचक पे। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या कहती है, जो शब्द किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसने एक पॉइंट दिया है, निश्चित या अनिश्चित। अब निश्चित या अनिश्चित संख्या जब नाम दे दिया तो इसी के दो भेद हो जाते हैं। फिर जो हमारा संख्यावाचक है ये दो भागों में बंटा जाता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और जैसा कि इसका नाम है, तो इसके नाम से आपको कोई टेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए। निश्चित को पढ़ते हैं पहले, कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जो शब्द किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का, और जैसे हम कह रहे हैं ना, इसको या तो राउंड कर लो ऐसे, या फिर हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर रहता है तो अगर आपके पास, तो उसे आपको पता चल जाए, फोकस हमें
करना है। तो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हीं को हम निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। ऐसा पूछा जाता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण हमारा क्या होता है देखेंगे। संख्या परिभाषा कह रही है कि जो शब्द किसी संज्ञा की गिनती को बताते हैं। फिर से इस पे फोकस करना है क्योंकि इसमें क्या बता रहा है, गिनती। ठीक है, अब गिनती के स्थान पर आपको गणना शब्द भी लिखा मिल सकता है कि जो संज्ञा की गणना को बताते हैं। तो गणना और गिनती, गणना शब्द है हमारा संस्कृत का और इसका हिंदी या कहें तद्भव वो है गिनती। ठीक है, तो उसे हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये हमारे 2 प्रकार के हैं, एक है पूर्णांक और एक है अपूर्णांक। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है पूर्णांक वाचक। तो पूर्णांक वाचक को देखेंगे। पूर्णांक वाचक क्या होता है, तो जो संज्ञा की पूर्ण गिनती को बताते हैं उन्हें हम पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर हम इसके पूरे भेद की तरफ जाएं तो इसका नाम कितना लंबा पड़ेगा उसे समझ लो। अब आपकी परीक्षा में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है ना इस पॉइंट को लेकर, ध्यान रखना विशेषण में जो आपके ये 5 हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बच्चों से प्रश्न जो गलत होते हैं वो यही होते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये पूर्णांक वाचक है, तो हम इसको कैसे देखेंगे कि कितना बड़ा आ रहा है। पूर्णांक वाचक, गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। समझ गए ना कैसे, जब हमने शुरू से लिया संख्यावाचक, और संख्यावाचक में भी अब इसको ऐसे समझना है आपको। सबसे पहले पॉइंट है हमारा संख्यावाचक। ठीक है, अब संख्या में भी हम गए तो 2 प्रकार का, तो कौन सा है, निश्चित। ठीक है, और निश्चित में भी कौन सा है, गणना। निश्चित में कौन सा है, गणना। और गणना में तब 2 हैं, पूर्ण और अपूर्ण। तो अब ये हमारा पूर्णांक गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब ये तो नाम आपको यहाँ पे पता चल गया, लेकिन आपकी परीक्षा में इतना लंबा चौड़ा नाम ये नहीं पूछता। तो नाम कितना पूछता है, ये इसको सिर्फ कहता है पूर्णांक, पूर्णांक वाचक विशेषण, बस पूर्णांक वाचक विशेषण ऐसे कहता है, या पूर्णांक संख्यावाचक इतना रख देता है। वो गणनावाचक नहीं रखेगा, कभी रख भी सकता है। तो आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि संख्यावाचक तो हमारे 2 ही प्रकार थे, निश्चित थे और अनिश्चित थे, तब ये पूर्णांक संख्यावाचक कहाँ से आ गया। तो इसलिए आपको इसके इस क्रम का ध्यान रखना है पूरा, कि पूर्णांक का मतलब है कि ये गणना में है और गणना का 2 हिस्सा। ठीक है, अब इसमें आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अब जब ये 2 प्रकार का है हमारा, एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है। ये है गिनती। गिनती हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4, अब इस तरह से चले जाएंगे। अब इसी में हम ऐसे भी तो करते हैं ना, आधा, सवा या पौन, चौथाई आदि, इस तरह से भी करते हैं ना। तो गिनती तो ये भी होती है, बस यही गिनती दोनों अलग कर दी गई है। जो पूर्ण संख्या वाली है वो किस में रख दी, पूर्ण में, और जो ये आधा सवा पौन ये किस में रख दिया, अपूर्ण में। समझ गए ना। तो इस पॉइंट को अब यहाँ पे क्या बात समझे, अगर परीक्षा में कभी ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, हालांकि ऐसा नहीं देते, अपूर्ण में आपका यही देते हैं, आपको देखना आधा, सवा, पौन, चौथाई, और ये सब प्रश्न बहुत हल्के आते हैं। ऐसे आएगा, चौथाई में कौन सा विशेषण है। अब आपको पता है कि अपूर्ण है, तो आपको विकल्प में अपूर्ण में जाना है। अब मान लो कि कभी ऐसा आ गया कि चौथाई में कौन सा विशेषण है और विकल्प में अपूर्ण नहीं दिया है और विकल्प में दिया है गणनावाचक, तो फिर क्या लगाएंगे, गणनावाचक। समझ में आ गया ना। तो ये जो पॉइंट आता है वो आपका यहाँ पे आता है, यहाँ फंसता है। और ऐसे भी बनता है कई बार, चलो अभी नहीं बताऊंगी, इस प्रश्न को बताऊंगी और पढ़ाने के बाद। जो एक प्रश्न बना हरियाणा का, जिसे बच्चे कहते हैं ना, हरियाणा वाले बच्चे कहते हैं बहुत कठिन प्रश्न पूछता है। कठिन नहीं पूछता, आईक्यू वाले पूछता है। तो अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होता है तो आप भले ही उसका जिक्र मास्टर करे ना करे, आप अपने आप उसका उत्तर दे देते हैं। तो ये समझ में आ गया ना जो मैंने क्रम बताया। चलो, तो अब ये पता चल गया कि अगर परीक्षा में चौथाई में पूछा कि कौन सा विशेषण है और अपूर्ण हमें विकल्प में नहीं मिला, तो हमारा क्या हो जाएगा, गणनावाचक। चलो अब लिख लेते हैं। तो पूर्णांक वाचक में हमारा दिया हुआ उदाहरण में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे आदि, ये हमारे किस में आएंगे, पूर्ण गणनावाचक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें वाक्य प्रयोग करिए, यहाँ पे लिखेंगे हम और इसे समझने की कोशिश करें।
लिखिए, तीन लड़कियां अच्छा ये बताइए, तीन लड़कियां आएगा या तीन लड़की? जैसे हम वाक्य लिया कि तीन लड़की मैदान में दौड़ रही हैं, क्यों बोलने में? चलो चलो पहले लिखो, तीन लड़कियां मैदान में दौड़ रही हैं। मोहन के पास चार किताबें हैं। देखो, आप लोग यहाँ पर आप सीख रहे हो हिंदी, टॉपिक को पढ़ते जा रहे हो। आप लोगों ने जो पीछे पढ़ लिया है, वो पीछे जो आप पढ़ चुके हो उसको अपने दिमाग में रखो, ठीक है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि रिवीजन करो। वाक्य शुद्धिकरण को कभी कोई मास्टर नहीं सिखा सकता। वाक्य शुद्धिकरण सिखाने वाली चीज है ही नहीं। वाक्य शुद्धिकरण है क्या? वाक्य शुद्धिकरण है आपने जो कुछ भी पद के भेद पढ़ा है, इनका सही प्रयोग वाक्य में। अब ये कैसे सीखोगे? तो ऐसे ही सीखोगे जब आप छोटी छोटी चीजें पढ़ते हो। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि यहाँ पे अगर हम तीन लड़की लिखें तो क्या हो जाएगा? हम ऐसे वाक्य देखेंगे कि तीन लड़की मैदान में दौड़ रही हैं। आपने कहा कि बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं खड़ी बोली के टच में हैं, तो आपको नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन जो खड़ी बोली से दूर है, जिसका वचन ही नहीं आता कंट्रोल में, तो उसे तो तीन लड़की बोलो या तीन लड़कियां बोलो, दोनों बराबर ही लगेगा, ठीक है? और हो सकता है कि उसको तीन लड़की मैदान में दौड़ रही हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे आप कह रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि जब विशेषण हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो उसका विशेष्य भी तो उसी वचन का होगा ना। तो अब ये यहाँ पर अब लड़कियां, अब आप यहाँ कहें कि मैम फिर लड़कियां क्यों आया, लड़कियों क्यों नहीं आया? प्रश्न परीक्षा कुछ भी पूछ सकता है, तो बताओ मुझे, मैं कर रही हूँ प्रश्न। लड़कियां क्यों आया, लड़कियों क्यों नहीं आया? यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है। अगर ये होता कि तीन लड़कियों ने दौड़ में भाग लिया तो फिर लड़कियों हो जाता, समझ गए ना? तो ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं बता पाओगे, आपको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक? चलो अब इस वाक्य में बताइए कि इस वाक्य में तीन कौन सा विशेषण होगा? पूर्णांक, ठीक है? अगर विकल्प में पूर्णांक नहीं मिला तो गणनावाचक, ठीक है? तो अधिकतर जो आपको मिलेगा, यानी पूर्णांक के लिए आपको 90% गणनावाचक ही मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है? दूसरा, मोहन के पास चार किताबें हैं, तो चार यहां पर क्या हो गया, लिख लो इनके नीचे, ये पूर्णांक वाचक गणनावाचक विशेषण है, ठीक है? और लड़कियां और किताबें इसके विशेष्य हैं। ध्यान देना है, हमने जैसे ऊपर लड़कियां लिखा है ना, तो यहाँ पे रही हैं दोनों पर हम बिंदी लगाकर लिखेंगे, क्योंकि क्रिया बहुवचन में आएगी तो क्रिया को बहुवचन में ही रखेंगे। किसी को कोई डाउट? पवन समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं इसमें कि नहीं समझ में आ रहा, कहीं ये चीजें आ रहा है ना? देखो, परीक्षा में जो आपके प्रश्न आते हैं, लगभग 50% प्रश्न ऐसे आते हैं कि विशेषण शब्द ऐसे साधारण से दे देगा और आपसे कहेगा कि ये कौन सा विशेषण है, और 50% में आपके वाक्य में आते हैं, जैसे हम कह रहे हैं। मान लो अगर आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ गया, लिख दिया सात, सात में कौन सा विशेषण है, तो आप बताएंगे कौन सा होगा? गिनती में हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7, और गिनती में यानी गणना के अंदर पूर्णांक में पढ़ा है। अगर विकल्प में गणना और पूर्णांक दोनों एक साथ हैं तो पूर्णांक में जाएगा, और पूर्णांक अगर नहीं है तो गणनावाचक में जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखो, दूसरा आता है अपूर्णांक वाचक। अपूर्णांक वाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा की आधी अधूरी संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो इसके नाम अलग अलग कैसे हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कहीं कहते हैं अपूर्णांक संख्यावाचक, कहीं कहते हैं अपूर्णांक विशेषण, कहीं कहते हैं अपूर्ण बोधक विशेषण, ठीक है? तो कोई सा भी हो सकता है, आपको पता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चौथाई, तिहाई, आधा, सवा, डेढ़, ढाई आदि। वाक्य प्रयोग करिए, चलिए इसमें लिखिए, मुझे इस भूमि का मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला। दीपा को
फसल का चौथाई हिस्सा मिला था। मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला। दूसरा, दीपा को फसल का चौथाई हिस्सा मिला था। इन वाक्यों में अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो आधा और चौथाई। ठीक है, लिख लो इसे। विशेष्य कौन सा है इसमें? भाग और हिस्सा। अब देखो, जैसे मान लो ऊपर वाला वाक्य है, ये लिख लो पहले। अब आपको एक चीज और सिखाती हूँ, क्योंकि आपकी फिर वो पढ़ाई अलग से मैं उसे बताती नहीं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है। जैसे पहला वाक्य है, इस पहले वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? बताइए, विशेषण विशेष्य के कितने जोड़े हैं? पहले वाले विशेष, इसमें 3 है विशेष्य। बताओ कौन कौन सा विशेष्य है? मुझे 2 विशेषण और एक। देखो, इसमें 2 जोड़े हैं। इस भूमि, एक जोड़ा ये है। इस जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और आधा भाग, एक जोड़ा ये है। तो 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। मुझे तो करता है वाक्य का, समझ गए ना? दूसरे वाक्य में दीपा को फसल का चौथाई हिस्सा मिला, इसमें केवल एक ही है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। हाँ, इसे मैंने बस आप लोगों को थोड़ा सा दिया है कि दिमाग में थोड़ा रखेंगे, इसलिए मैंने ही बता दिया उसे। दूसरा आता है क्रमवाचक। देखो, क्रमवाचक क्या कहेगा? जो शब्द किसी संज्ञा के क्रम को बता रहा है। ठीक है, तो किसी संज्ञा के क्रम को बताने वाला क्या कहलाएगा? क्रमवाचक। कैसे? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। अब जब पहला दूसरा ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, और पहली दूसरी तीसरी ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब इसी तरह से संस्कृत शब्द प्रथम द्वितीय तृतीय, ये भी क्या है? क्रम को ही बताते हैं। ठीक है, तो क्रम को बताने वाले जो विशेषण हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे क्रमवाचक। वाक्य प्रयोग कर लो इसमें, लिखो किस तरह से। जैसे नरेंद्र का दौड़ प्रतियोगिता में, नरेंद्र का दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया। दूसरा वाक्य, सीमा दूसरी मंजिल पर रहती है। सीमा दूसरी मंजिल पर रहती है। अब बताइए, इसमें दूसरी और प्रथम कौन सा विशेषण होगा? क्रमवाचक। ठीक है, और स्थान और मंजिल इसके विशेष्य। इसमें कोई संदेह? किसमें? इसमें एक एक ही है। इसमें मैंने कोई खास ज़्यादा नहीं दिया। अभी मैं आप लोगों को सिंपल सिंपल ही बता रही हूँ। जिसमें आएगा तो मैं बता दूंगी। चलो, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण में देखेंगे, जो शब्द किसी संज्ञा की इकाई की आवृत्ति को बताते हैं वे आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आवृत्तिवाचक विशेषण का मतलब है, ऐसे समझिए, गुना। आपको संख्या के साथ ना गुना, गुनी, ये शब्द देखने को मिलेगा। तो जैसे शब्द दिया है 2 गुना, अब 2 गुना ऐसे लिख देते हो या ऐसे दुगुना कह देते हो। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुनी। ठीक है, 3 गुना 3 गुनी, 5 गुना 5 गुनी, या 4 गुना 4 गुनी। ठीक है, इस तरह से तो गुना शब्द। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो आवृत्तिवाचक हमारा रहेगा उसमें गुना और गुनी शब्द लगा हुआ होगा। तो जिसमें गुना गुनी वाला शब्द लगा होगा, आंख बंद करके लगाना है आवृत्तिवाचक। ठीक है, लिखो, इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए 4 गुनी
मेहनत करो। दो गुनी से काम नहीं चलेगा बच्चा, 4 गुनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 गुनी यहाँ पे हमारा कौन सा विशेषण हो गया? आवृत्तिवाचक, ठीक है। जितनी कर रहे हो उससे 4 गुनी। चलो एक और वाक्य लिख लो, लिखो, इस दीवार को गिराने में, इस दीवार को, बड़ी ई की मात्रा आएगी दीवार पर, इस दीवार को गिराने में 3 गुना बल लगेगा, 3 गुना बल लगेगा। बताइए इसमें आवृत्ति वाचक विशेषण कौन सा है? 3 गुना, रेखांकित करके लिख लीजिए। और इसमें इस दीवार, ये हमारा इस जो है सार्वनामिक विशेषण रहेगा, तो इसमें 2 जोड़े हो गए। फिर नहीं, एक लाइन में लिखिए उसको, अलग अलग लिखना उचित नहीं होता वर्तनी की, क्योंकि वो एक ही शब्द बना है, ठीक है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 5, बल जो है वो हमारा पुल्लिंग है। तो इसलिए हम 3 गुनी बल नहीं करेंगे। मेहनत जो है वो स्त्रीलिंग है। तो जब हम लोगों ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था ना कि विशेषण की सहायता से पहचान सकते हैं, क्रिया की सहायता से पहचान सकते हैं। तो जो हमारी संज्ञा है ना, संज्ञा के साथ विशेषण उसी लिंग वचन का होता है जिस लिंग वचन की संज्ञा होती है। हाँ, तो ये इस तरह से बदलेगा। चलो देखो, समुदायवाचक विशेषण, कहीं पर ये आपको समूहवाचक भी देखने को मिल सकता है। तो समुदाय और समूह दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। समूहवाचक भी आ जाए, मान लो समुदाय न लिखा हो तो समूहवाचक भी। तो देखो, इस तरह की चीजों को आप थोड़ा सा अपने सेंस से पकड़ लीजिएगा अर्थ के आधार पर। कई से ऐसे नाम थोड़े थोड़े चेंज कर देते हैं, तो परीक्षा में ना वो चेंज हो जाते हैं नाम। तो आपको इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा नाम आ जाए जो आपने यहाँ ना पढ़ा हो, तो आप उसके अर्थ की तरफ फोकस करिएगा कि इसका अर्थ किधर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों में आता है, मैंने आपको उसमें भी बताए थे जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो वर्णमाला में कई सारे हमारे नाम थे, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे ही इनको भी ध्यान में रखना है। तो कह रहा है जो शब्द किसी संज्ञा की सामुदायिक संख्या को, इस पर फोकस करिए, सामुदायिक संख्या को बताते हैं, वे समुदायवाचक अथवा समूहवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छहों, सातों आदि। अब इसमें एक बात ये समझ लो कि आपको ध्यान देना है, जो गणनावाचक आपने लिखे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब अगर हम उन गणनावाचक के अंदर हम उनका बहुवचन बना दें, यहाँ एक ऐसे आता है। अब आप पहले कहोगे कि मैम 2 तो 3 4 ये तो अपने आप में पहले से ही बहुवचन है, अब इन बहुवचन का भी बहुवचन क्या बना दें? तो आप ये कहें कि जब हम इनके साथ ना ओ लगाकर इनका बहुवचन बना देते हैं, तो वो संख्या हमारी किसमें आ जाएगी? समूह में। इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो अगर मैं आपसे एक वाक्य बोल रही हूँ, मैंने कहा कि 4 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो जब मैंने ऐसे बोला, तो आपको क्या समझ में आता है कि क्या चारों लड़कों का आपस में कोई संबंध है, या 4 अपनी अपनी जगह पर भी हो सकते हैं, 4 दिशा में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं? इस वाक्य में कहीं ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया गया कि चारों किसी तरह से जुड़े हो। तो यानी हम क्या बता रहे हैं? कुल संख्या बता रहे हैं। तो जब हम कुल संख्या बता रहे हैं, तो वो गिनती को बता रहा है। तो इसलिए जब हमने कहा 4 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो लड़कों की संख्या बताई गई है, गिनती बताई गई है, तो इसलिए वो गणनावाचक कहलाएगा। अब वहीं पे हमने 4 को कर दिया चारों, कि चारों लड़के मैदान में खेल रहे हैं।
तो अब ये बताइए कि आपको यहाँ चारों लड़कों से एक ग्रुप के हो जाने का बोध हो रहा है। हो सकता है चारों लड़के एक रूम में रहते हों, हो सकता है चारों लड़के किसी एक संस्था में पढ़ने वाले हों, हो सकता है चारों की टीम हो सकता है चारों भाई हों, यानी किसी न किसी आधार पर वो किसमें है, एक ग्रुप में है। तो ग्रुप को दर्शाने वाला समूह कहलाता है, समुदाय कहलाता है। तो अब इस 4 से चारों जो संख्या बनी, इसने क्या कर दिया, समूह बना दिया। तो इसीलिए ये हमारा समुदायवाचक विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहां से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बना कि समुदायवाचक विशेषण बनाने के लिए किस विशेषण का बहुवचन बनाया जाए, और विकल्प में आपको दिया हुआ था गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और पूर्णांकवाचक। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और पूर्णांकवाचक। गणनावाचक तब आएगा जब पूर्णांक नहीं होगा, तो पूर्णांकवाचक विशेषण से ही हमने इसे बनाया है। अब ये हरियाणा का ही प्रश्न था जो मैंने बताया ना, हरियाणा की परीक्षा में आया था। पता नहीं कौन सी परीक्षा है जिसमें 5 ही प्रश्न आते हैं हिंदी के, और 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। पहली शिफ्ट में पूछा प्रश्न ये कि गणनावाचक समुदायवाचक विशेषण बनाने के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाए, किस विशेषण को का बहुवचन बनाया जाएगा, और उसमें दिया था उत्तर देना था पूर्णांक। दूसरी शिफ्ट में प्रश्न कर दिया सेम ही कि समुदायवाचक का बहुवचन बनाने के लिए किस विशेषण में ओ का प्रयोग करके बनाया जाएगा, वहां पे पूर्णांक नहीं दिया, वहां हो गया गणनावाचक। अब जब वो प्रश्न आया तो बहुत ज़्यादा विवाद बना कि एक ही तो प्रश्न है, बस विकल्प चेंज हो रहे हैं, ऐसे कैसे 5 ही प्रश्न आए और 5 ही प्रश्नों में एक भी प्रश्न गलत हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अब ध्यान रखना कि कैसे हुआ है। मैंने बताया जब हम गणनावाचक में रख रहे हैं 1 2 3 4 को, तो वो उसको हम आगे पूर्ण और अपूर्ण में बांट देते हैं। अगर हमने पूर्ण विकल्प में रखा है गणना के साथ, तो हमारा उत्तर जो है वो पूर्ण होगा, और अगर पूर्ण विकल्प में नहीं है तो उत्तर फिर क्या हो जाएगा, गणनावाचक। तो अगर आपकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आया तो आप लोगों को समस्या होगी, अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कभी हो जाए। समझ में आया पवन मैंने क्या बताया है? यस मैम, कुछ नहीं समझ में आया, बातें बना रहे हो तुम, अभी तुम पीछे पूछने आओगे ना तब बताऊंगी तुमको, ठीक है? तो इसको आप लोग समझे। देखो मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कहती हूँ, अगर हिंदी को आप लोग ना बहुत समझ के पढ़ोगे ना, तो हिंदी में कहीं भी कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण देकर साइंस समझाने की कोशिश की, गणना और समूह की, तो आपको दोनों से अर्थ के भाव में जो उसका अर्थ निकल रहा है उसके भाव से हमें पता चल जा रहा है, अलग अलग बिखरना और समूह बन जाना, बस इतना ही अंतर होता है। अधिकतर तो आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि तीनों या चारों या पांचों या सातों में कौन सा विशेषण है, तो आप उसी से पता चल जाएगा कि समूह को बता रहा है। इसमें वाक्य प्रयोग कर लिया, लिखो, इस बार तीनों भाई, इस बार तीनों भाई घर जाएंगे। इस बार तीनों भाई घर जाएंगे। अगला वाक्य लिखो, चारों बच्चे स्कूल चले गए। इस बार तीनों भाई घर जाएंगे, तो इसमें तीनों समुदायवाचक और चारों बच्चे स्कूल चले गए, इसमें चारों, ठीक है। अनिश्चयवाचक, तसल्ली कर लो, एक बार विशेषण पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद लगाना दिमाग आप, ठीक है। जब तक टॉपिक पूरा नहीं होता तब तक दिमाग ना लगाया करो, बस समझ में हाँ हाँ, तभी तभी तो कह रहे हैं ना, इतने 4 आधार हमने पढ़े हैं, चारों में से कोई ना कोई तो होगा ही ना। चलो देखो आगे, देखो अगला आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है प्रत्येक वाचक विशेषण, इसे हम वीप्सावाचक विशेषण भी कह देते हैं, ठीक है। ये परीक्षा में नाम दे दिया जाता है, तो डरना नहीं कभी भी। वीप्सा, इसे मतलब प्रत्येक से रखना, जो शब्द किसी संज्ञा की हर एक संख्या का बोध कराएगा वो हमारा प्रत्येक वाचक विशेषण कहलाता है। कैसे? जैसे शब्द दिया है हर एक या हर एक, हर दो, हर तीन, हर चार, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है, अब ये हर दो, हर तीन, हर चार आ रहा है, वहीं पे हर दूसरा, हर दूसरी, हर तीसरा, हर तीसरी लिख लो, इसमें छूट गया है। एक एक उदाहरण लिख लो, नहीं तो फिर घर जाके आपके दिमाग में रहेगा। हर दूसरा, हर दूसरी,
हर दूसरा, हर दूसरी। इसकी पहचान ये है कि ये संख्या से पहले हर शब्द को लेकर आएगा, हर का मतलब एक, ठीक है। ये क्या करेगा, जितनी भी संख्या होगी उसको एक इकाई बना देता है कि ये मान लो इतनी सारे को एक इकाई। जैसे वाक्य प्रयोग करो, हमने अगर ऐसे लिखा कि कक्षा के हर तीसरे लड़के को पुस्तक दे दो, कक्षा के हर तीसरे लड़के को पुस्तक दे दो। इसमें हर तीसरा जो है ये कौन सा विशेषण होगा, प्रत्येकवाचक। अब ये कैसे है देखो, ध्यान दो। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इस वाक्य में यहाँ पर जो ये लड़के को दिया है ये एकवचन है कि बहुवचन है। ध्यान रखना, अगर ये बहुवचन होता तो को कारक चिन्ह लगने के साथ लड़कों हो जाता, लेकिन लड़के ही है, इसका मतलब ये क्या है, एक वचन ही है। और आप अगर वाक्य के भाव को देखेंगे तो तीन में से एक, तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर क्लास में ये तीन में से किसी एक को मिलेगा, तो ये जो तीनों को हमने एक इकाई मान लिया है, यानी इन तीन में से किसी एक को मिलना है। तो ये जो हम उतनी संख्या में से जो हम ये हर लेते हैं, तो ये इसको प्रत्येक यानी एक को बोध कराता है, इसीलिए इसको प्रत्येकवाचक कहते हैं, यानी एक बनाने वाला। अब मान लो अगर कक्षा में 30 बच्चे हों तो कितनी किताब देनी होंगी, 10, तो यानी तीन को क्या मान लिया गया है, एक इकाई। तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऐसा जहां पर भी आएगा तो इसकी सीधी सी पहचान है कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, हर, इसके साथ संख्या के साथ, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येकवाचक। तो देखो अब इसको जो आप लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, नाम देखो, ध्यान दो। सबसे पहला था हमारा गणनावाचक, ठीक है। दूसरा था हमारा क्रमवाचक, ठीक है। तीसरा था हमारा आवृत्तिवाचक, ठीक है। और चौथा था हमारा समुदायवाचक या समूहवाचक, ठीक है। और पांचवा था हमारा प्रत्येकवाचक। अब इसमें यही है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, यहीं से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब आपको पता है कि गणनावाचक हमारे पास दो प्रकार के थे, ठीक है। क्रमवाचक एक प्रकार था। अभी दो प्रकार में कौन से थे, एक था पूर्ण और एक था अपूर्ण। तो हमको पता है कि पूर्ण जो है वो हमारा क्या है, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। और अपूर्ण क्या है हमारा, आधा। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम इसको कभी संख्या में लिखें तो ये दशमलव के साथ बनेगा, ठीक है। जो अपूर्ण है वो किसके साथ बनता है, दशमलव के साथ, जब अगर हम उसे अंक में लिखें तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्रम, तो क्रम में क्या है हमारा, पहला, दूसरा या तीसरा, ठीक है, या पहली या दूसरी, इस तरह से, प्रथम द्वितीय तृतीय। जब आवृत्ति की बात करेंगे तो इसमें गुना आ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि एक गुना लिखा जाएगा, नहीं, क्योंकि एक तो एक ही होता है। तो वहां पे कहां से संख्या शुरू होगी, दो से, तो दो गुना दो गुनी, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब जब समूह की बात करेंगे तो इसमें कहां से शुरू होगा, दो से ही, ठीक है, एक का तो नहीं होता। तो दोनों, तीनों, चारों, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे। और जब प्रत्येक की बात करेंगे तो हर एक, ये एक से शुरू हो जाएगा, हर दूसरा या हर दो, ठीक है, हर दो या हर दूसरा, इस तरह से आ जाएगा। तो आप बताइए इनको आपको याद करने में कोई परेशानी होगी, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया। जब प्रत्येक की बात हो रही है तो हर पर फोकस करेंगे, जब समूह की बात हो रही है तो बहुवचन पर फोकस करेंगे, जब आवृत्ति की बात हो रही है तो गुना पर फोकस करेंगे, जब क्रम की बात हो रही है तो क्रम बताएंगे, पहला दूसरा तीसरा, और जब गणना यानी गिनती की बात हो रही है तो पूर्ण संख्या या अपूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा विशेषण था, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण रहा। और इसमें हमने सीखा, अब इसके आगे कल करेंगे हम अनिश्चयवाचक संख्या, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या क्या, क्लास खत्म हो जाना था उसके बाद समझा दें तुमको, है ना, मिलके जाओ तुम।